आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन का जो सिंबल है वो C होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है 6 है, एटॉमिक वेट 12 है। ठीक है, ये सभी को पता है। पीरियोडिक टेबल में कार्बन का जो स्थान है, कार्बन की जो पोजीशन है वो उसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है कार्बन, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर करता है? पी ब्लॉक में। जैसे अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये 1s2 2s2 2p 2p2। ठीक, मतलब कि यहां पर आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है? पी में जा रहा है। इसीलिए जो कार्बन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। फाइन, ओके। अब देखिए, कार्बन की जो वैलेंसी है, मतलब कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। ठीक है, मतलब कि कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 4 होता है। फाइन, अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन में हमें 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, केवल एक ये और एक ये। ठीक है, बाकी कार्बन का जो वैलेंसी है वो तो 4 है, मतलब कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो 4 होने चाहिए, बट यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इन दैट केस क्या हो रहा है कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को शो करने के लिए यहाँ पर 2 तरह की स्टेट शो करता है। ठीक है, एक तो ग्राउंड स्टेट है जिसको कि हम सामान्य अवस्था बोल सकते हैं। सामान्य अवस्था मतलब कि ग्राउंड स्टेट, जिसमें कि कार्बन की जो ऊर्जा है वो सामान्य है, एनर्जी जो है वो जनरल है। अब जैसे ही इसको थोड़ी सी ऊर्जा कहीं से मिलती है, कार्बन थोड़ा सा भी एनर्जी अगर कहीं से गेन करता है, देन क्या होता है कि कार्बन के इस S का इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ शिफ्ट हो जाता है? इस P में। ठीक है, मतलब कि ये P में 3 ब्लॉक है, PX, PY और PZ हमने बताया था। तो S का भी एक इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया? यहां पर। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बच रहा है? 2s1 और 2p3, इस तरीके से। फाइन, अब आप देखेंगे कि कार्बन की जो है यहां पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 हो चुकी है। कार्बन के पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है, मतलब कि कार्बन अन्य किसी भी 4 तत्व से जुड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें 4 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना करके, पेयर बना करके इस तरीके से ऑर्बिट को पूरा कर देंगे और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4। ठीक है, मतलब कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से अटैच हो चुका है। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा और एक लॉजिक आता है या एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी मैं आपको बता दूं। वैसे तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन ने हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना लिए, मतलब कि कार्बन के जो चारों बंध है उनकी जो लंबाई है वो सेम होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ये प्रूफ है कि कार्बन के इन चारों बॉन्ड्स का जो लेंथ है वो कैसा होता है? सेम, समान होता है। परंतु अब हम यहां पर देखेंगे कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन P से आते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? S से, मतलब कि ये जो 4 बॉन्ड है इनमें से 3 बॉन्ड जो है वो P इलेक्ट्रॉन की वजह से बने और 1 बॉन्ड जो है वो किसकी वजह से बना है? S की वजह से। फाइन, अब हमें ये भी पता है कि S की एनर्जी, P की जो एनर्जी है वो S से ज़्यादा है और S की एनर्जी P से कम है, मतलब कि ये चारों बॉन्ड जो है वो सिमिलर नहीं होने चाहिए थे। 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए थे और चौथा बॉन्ड कैसा होना चाहिए था? डिफरेंट होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू एनर्जी के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। कार्बन का जब कंपाउंड बनता है CH4 या कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है चारों, तो कार्बन के चारों बॉन्ड जो है सिंगल सेम लेंथ के होते हैं और सेम पोटेंशियल वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग जगह से आ रहे हैं। भाई 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए थे, 1 बॉन्ड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए था, बट यहाँ पर चारों सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फिनोमिना होता है जिसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण।
संकरण क्या है? संकरण वह घटना है जिसमें कि कुछ ऑर्बिटल्स, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के और उतने ही अमाउंट में, उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या है कि s की एनर्जी कम है, p की एनर्जी कैसी है? ज़्यादा है। तो ये चारों ऑर्बिटल जो आपस में मिक्स हो गए और इन्होंने अपनी एनर्जी को आपस में क्या कर लिया? कंट्रीब्यूट कर लिया, और सबके सब कैसे हो गए? सेम एनर्जी वाले हो गए। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर कोई s नहीं बचा, कोई p नहीं बचा। अब जो ये ऑर्बिटल बने हैं इनको हम बोलेंगे कि ये sp3 संकरित ऑर्बिटल है। ठीक है, क्या बोलेंगे? sp3 संकरित। इन 3 p ने और इस एक s ने आपस में मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बनाए जिनकी एनर्जी कैसी है? अब सेम है। ठीक है, और इनको अब हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फाइन। और इसी वजह से आप सबकी ऊर्जा समान हो गई, एनर्जी सेम हो गई, इसी वजह से ये कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। फाइन, चलिए, तो ये तो बात की हमने कार्बन के बारे में। अब देखो आगे चलते हैं इसमें कि कार्बन की वैलेंसी हमने बता दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका बता दिया। ठीक है, अब कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें जो आज का हमारा टॉपिक है। फाइन, तो देखो कार्बन के जो कंपाउंड्स है उसमें सबसे पहले होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो है कार्बन के कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन है और हाइड्रोजन है, उन्हें हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है। फाइन, जैसे कि मैंने कहा CH4, जैसे कहा मैंने C2H5 या H6। ठीक है, इस तरीके से मतलब ऐसे कोई भी यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन हो उन्हें हम कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब देखो, अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसी लेक्चर में हम लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं 2 जो मेन इसके कंपाउंड है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। एल्कोहल पढ़ने वाले हम इथेनॉल, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा कंपाउंड हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, विनेगर भी बोलते हैं, जो कि हम यूज़ भी करते हैं कई तरह की चीज़ों में, खाने पीने की बनाने की चीज़ों में। और इथेनॉल जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है उसके बारे में सभी जानते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड जो है बेसिकली हमारा आज का टॉपिक ये दोनों कंपाउंड्स। ठीक है, बट इन तक आने से पहले जो थोड़ी सी हमारी बेसिक है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो अनसैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब हिंदी में होता है संतृप्त और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? असंतृप्त। फाइन, अब देखिए अनसैचुरेटेड के अंदर एक ही होता है एल्केन, जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए एल्केन बोला जाता है। अनसैचुरेटेड में 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ये सब 10th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं ना, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये है हमारा एल्कीन और ये है हमारा एल्काइन। मैं इनको बहुत ही सिंपल तरीके से और जितना हमारे काम की चीज़ें हैं बस वही बता रहा हूँ। टॉपिक तो बहुत लेंदी है ये। ठीक है, हम चाहे तो एक एक हाइड्रोकार्बन के ऊपर एक एक लेक्चर भी बनाएंगे तो भी कम पड़ेगा, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें हमारे जो काम की चीज़ें केवल उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फाइन, एल्केन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के पास सबके सब सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि CH4, इसमें कार्बन के बॉन्ड सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सब क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। ठीक, डबल बॉन्ड अगर है कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे कि ये देखिए इस तरीके से, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको बोलेंगे हम एल्काइन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। क्लियर? एग्जाम्पल में आपको दे देता हूं, जैसे देखो डबल बॉन्ड में हम क्या लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसका नाम होता है इथीन। 2 कार्बन का मतलब इथ और इन इसका सफिक्स है तो इथीन। यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो इसको बोला जाता है इथाइन, है ना, ये इथाइन हो जाएगा क्योंकि YNE इसका सफिक्स है और 2 कार्बन के लिए हम इथ यूज करते हैं। देखो ये गिनती होती जैसे 1 2 3 4 होती, वैसे अगर 1 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे मिथ, है ना, 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे इथ, 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोप,
4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, इस तरीके से, और 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंट। ठीक है, तो वैसे तो बहुत लंबी गिनती है, पर अभी आप सिर्फ इतना भी याद रखेंगे हम तो हमारे लिए पर्याप्त है। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप और 4 कार्बन ब्यूट और 5 कार्बन पेंट। फाइन, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए इथ, और सफिक्स इसका क्या है? आइन, इसलिए इथाइन। फाइन, इसका जो जनरल नेम है वो होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो एग्जाम में पूछा भी गया था। एसिटिलीन जो फ्रूट्स वगैरह को पकाने में यूज़ होती है, ठीक है, और गैस वेल्डिंग में यूज़ होती है, और आइसक्रीम वगैरह की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर यूज़ होती है। तो कई तरीके के यूजेस होते हैं। एसिटिलीन के ऊपर हमारा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप उसको जा करके देख सकते हो। ठीक है, एसिटिलीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है। फाइन, चलिए तो ये बात हो गई। ठीक, तो ये तीनों के तीनों जो है हाइड्रोकार्बन से, इसमें से 2 अनसेचुरेटेड है और एक जो है सेचुरेटेड है। फाइन, चलिए फिर अगला देखो। तो कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है उसके अपर रूप। ठीक है, अपर रूप कौन कौन से हैं भाई? डायमंड है, डायमंड मतलब कि हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, है ना, और तीसरा होता है इसका फुलेरिन। ये 3 इसके अपर रूप है, जिनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, डायमंड ये कार्बन का ही एक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का फॉर्म है, और फुलेरिन भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। जो डायमंड है वो तो सबको पता ही है, ग्रेफाइट का यूज भी हमने देखा ही हुआ है। हमारे लिए जो नया होगा वो फुलेरिन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो हमारे टॉपिक है, या आज का हमारा जो कंपाउंड है वो है इथेनॉल, मतलब कि एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, इसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है विनेगर। फाइन, चलिए तो अब इनको शुरू करते हैं। तो एल्कोहल, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं? ड्रिंकिंग एल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एल्कोहल का बेसिक जो है आपको बता देता हूँ। एल्कोहल का बेसिक फॉर्मूला होता है ROH। ठीक, यहाँ पर OH जो है ये है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक, OH कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसका नाम है, हाइड्रोक्साइल समूह। ये क्रियात्मक समूह है, इसका फंक्शनल ग्रुप है। और R जो है, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मीन्स अभी हमने पढ़ा था ना कि ये हो गया हमारा CH3, ये इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, है ना। ये है C2H5, इसको बोला जाएगा इथाइल ग्रुप। इस तरीके से प्रोप होगा तो क्या बोलेंगे? C3H7, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल ग्रुप। मतलब कहने का कि अगर मैंने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये मीथेन था, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो मिथाइल बन गया। अगर मैंने C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये इथाइल बन गया। इसी तरीके से C3H8 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया? प्रोपाइल। भाई ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सभी से ये ग्रुप बनते हैं। तो R की जगह आप इनमें से कोई सा भी ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो हमारा एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। आप देखिए जरा कैसे हम एक एल्कोहल बनाते हैं। तो ये हो गया एल्कोहल का बेसिक फार्मूला ROH है। R का मतलब अल्काइल समूह, अल्काइल समूह कोई सा भी हो सकता है, और OH का मतलब है हाइड्रोक्साइल समूह। अब एल्कोहल कोई सा भी हो, उसमें OH समूह होगा ही होगा, उसमें OH ग्रुप जरूर होगा, क्योंकि वही उसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर OH नहीं हुआ तो जो है एल्कोहल नहीं कहलाएगा। देखो मैं आपको कुछ और भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। देखो OH तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। इसके बाद हम देखें कि जो CH4 है ना, तो इसके बाद में CH4 के बाद हम ले सकते हैं CO, डबल बॉन्ड CO। ठीक है, इनके सबके नाम भी अभी मैं बताने वाला हूँ। तो CH4 CO। नेक्स्ट जो है हमारा ये है नाइट्रो ग्रुप, आप ले सकते हो। फिर इसके बाद में हेलोजन्स आ सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इस तरीके से कुछ ग्रुप्स जो है, ज़्यादा नहीं, इसमें भी बहुत सारे हैं, पर हमें कुछ ग्रुप याद रखने हैं बस। ठीक है, जैसे OH एक तो हमने देख लिया है, तो ये आपको कुछ ग्रुप अगर आप याद रखोगे। एक और है जैसे हमारा एसिड, है ना, COOH, एसिड ग्रुप, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये एसिड ग्रुप है। ठीक है, ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। ये जो है ये कीटोन ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो समूह। ये तीनों जो है ये हेलोजन है ना, हेलोजन्स। फाइन, अब देखो
ये तीनों हेलोजेंस हैं और ये सब अलग अलग ग्रुप है। तो इनको हमको बस ये 3-4 ग्रुप को थोड़ा सा दिमाग में रखना है ताकि कोई कंपाउंड अगर ऐसा आ जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फाइन, चलिए तो अब हमारे एल्कोहल पर आते हैं हम। तो सबसे पहले तो एल्कोहल हमने कहा कि ROH होता है। अब R की जगह अगर मैंने मान लो CH3 लगा दिया और OH, ठीक, R की जगह अगर मैंने C2H5OH लगा दिया। अभी C2H5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2OH, ये देखो C2H5, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। तो और OH के लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, OH के लिए यूज करेंगे ऑल, है ना, OH के लिए यूज करेंगे ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथ और OH के लिए ऑल, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। फाइन, ठीक। यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथ और सफिक्स क्या है, ऑल, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल। फाइन, इसी तरीके से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आप कोई सा भी एल्कोहल बना सकते हो। तो एल्कोहल लास्ट में, एल्कोहल ऑल आ रहा है उसके लास्ट में, ठीक है, एल्कोहल जो है उसके लास्ट में ऑल आता है। और ऑल किसके लिए यूज किया जा रहा है, OH समूह के लिए। फाइन, तो OH जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का। और OH, अच्छा एक और चीज, अगर यही OH भाई देखो किसी भी कंपाउंड के साथ हमने कहा कि OH लगा हुआ है इस तरीके से तो हम उसको एल्कोहल बोल देंगे। बट अगर यही OH जो है किसी रिंग वाले कंपाउंड से लगा हुआ है इस तरीके से, जो साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन होता है, ठीक है, तो उसको फिर हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलेंगे उससे, फिनॉल। जो फ्लोर क्लीनर होते हैं हमारे, है ना, पोछा लगाने के लिए जो फिनॉल हम यूज करते हैं वो यही कंपाउंड होता है, ठीक है। तो OH अगर एरोमेटिक के ऊपर आता है, मतलब रिंग वाले, चक्र वाले, चक्रीय यौगिकों के ऊपर अगर OH लगा है तो वो फिनॉल कहलाएगा। और अगर सीधी श्रृंखला वाले, चेन वाले यौगिकों के साथ OH लगा है तो वो एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, है ना। तो एल्कोहल को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, लैब में अगर हम बात करें एल्कोहल को बनाने की, लेबोरेटरी मेथड की अगर बात करें तो सबसे आसान तरीका है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन लो आप, है ना, जैसे CH4 सबसे सिंपल, उस हाइड्रोकार्बन को आप KOH या ऐसे किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाइए जिसमें OH समूह आता हो। जैसे NaOH के साथ भी कर सकते हैं, KOH के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी यौगिक के साथ आप उसकी क्रिया कर सकते हैं जिसके साथ OH समूह आता है। तो हमने KOH के साथ की, तो क्या होगा, अब इस KOH का जो OH ग्रुप है वो इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को, ये देखो मैं CH3 को अलग लिख देता हूँ और एक हाइड्रोजन को अलग लिख देता हूँ, तो इस एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो देखो जरा क्या बनेगा, H2O, है ना, H2O मतलब कि जल, पानी, है ना, पानी बन गया ये। और बाकी सॉरी ये उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पर ये जो एक हाइड्रोजन है हमारा, ये किसके साथ जाने वाला है, हमें तो एल्कोहल बनाना है ना, तो OH ग्रुप जो है वो किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ जाएगा, मतलब कि ये हो गया CH3OH। फाइन, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से जो लिबरेट होगा, निकलेगा, वो इस पॉजिटिव मेटल के साथ चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि पोटेशियम हाइड्राइड बना लेगा KH। फाइन, तो इस तरीके से आप एल्कोहल बना सकते हो लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर। पर प्रयोगशाला के अंदर जो चीज़ें हम बनाते हैं वो व्यापारिक रूप से इस्तेमाल नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, स्मॉल स्केल पर होता है। भाई लैब में तो हम बीकर वगैरह में ही बनाते हैं सारी चीज़ें, तो वो तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें कि भाई बाजार में बेचने के लिए जो एल्कोहल बनाया जाता है, जिसे हम ड्रिंकिंग एल्कोहल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है इथेनॉल, है ना, C2H5OH, ये होता है इथेनॉल, और इसी को बोला जाता है ड्रिंकिंग एल्कोहल। ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो एल्कोहल पिया जाता है, पेय पदार्थ होता है, वो यही एल्कोहल होता है। अब इसको बनाया तो लैब में भी जा सकता है ना, बनाया लैब में भी जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर C2H6 ले लेता हूँ और इसी KOH से रिएक्शन करा देता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5OH और फिर से KH बन जाएगा, है ना, मतलब ये OH जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। बट लैब में बहुत कम अमाउंट में बनेगा। तो व्यापारिक स्तर पर अगर हम इसे बनाना है तो कौन सी प्रोसेस का यूज़ करेंगे हम, व्यापारिक स्तर पर एल्कोहल को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है किण्वन।
फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, किण्वन का प्रोसेस है, उसके थ्रू आप एल्कोहल को, ड्रिंकिंग एल्कोहल को जो है प्रिपेयर कर सकते हो व्यापारिक स्तर पर जो है बाजार में बेचने के लिए। क्या होती फर्मेंटेशन प्रोसेस, यही आज के हमारे टॉपिक का मेन जो है मेन पॉइंट है, और इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमसे पूछा जाने वाला है एग्जाम में। फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है, हिंदी में किण्वन इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी, कोई भी ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसमें शुगर हो, है ना, चाहे वो कोई अनाज हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें हाइड्रोकार्बन हो या शुगर हो। उस शुगर वाले कंपाउंड को, उस शुगर वाले अनाज को, जौ को, कुछ भी हो, उसको हमें सड़ाना है, मतलब कि उसको क्या करना है, उसको फर्मेंट करना है। उसको जैसे हम करते हैं ना कि जैसे डोसा वगैरह बनाने के लिए हम वो जो चावल का जो पाउडर या आटा होता है उसको हम एक दिन पहले गला के रखते हैं, है ना, या फिर कोई जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे भी ऐसे ही बनते हैं। जो आपकी जलेबी होती है उसका आटा भी हम इसी तरीके से तैयार करते हैं, एक दिन उसको रखा जाता है रात भर, मतलब कि उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ा जाता है। और अगर उसको सरल भाषा में कहें तो उसको हम डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाते हैं, है ना। जब वो सड़ता है और डिकम्पोज होता है तो उसमें अगर उसको ज़्यादा दिन के लिए रख दिया जाए तो उसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है, जो है एल्कोहल का उत्पादन होने लगता है। ठीक, क्या होती है प्रोसेस, अब उसको देखो जरा कि किण्वन का जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू एल्कोहल को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एल्कोहल को बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें शुगर कंटेनिंग कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी कंपाउंड चाहिए, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जो बाज़ार में एल्कोहल होता है वो किससे बनता है, जौ से बनता है या गेहूं से बनता है या फिर अंगूर वगैरह से बनता है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और सब में शुगर होता है। तो उस शुगर वाले कंपाउंड को हम क्या करेंगे, उस शुगर वाले कंपाउंड को एक फर्मेंटेशन टैंक में लिया जाता है। इस तरीके से, इस तरीके का टैंक होता है, फर्मेंटेशन टैंक है, फाइन। अब इसमें हम क्या करते हैं, उस शुगर कंपाउंड को, जैसे कि अभी हम जहाँ पर जिसकी बात करने वाले हैं वो कंपाउंड है हमारा कि जब गन्ने को, ठीक है, शुगर केन जो होता है हमारा गन्ना, उससे शक्कर बनती है ना, उस शक्कर को जब उससे शक्कर के क्रिस्टल निकाल लिया जाता है, देखो शुगर केन से शक्कर कैसे बनती है, उसका रस निकाला जाता है, पूरा जूस निकाला जाता है और उसको बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है, और फिर उसको कंसनट्रेट होने के बाद ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है तो उसमें शुगर के क्रिस्टल आने लगते हैं, तो उन शुगर के क्रिस्टल से तो शुगर बना ली जाती है, मतलब शक्कर बन गई, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल आ गए। जो बाद में जो उसमें जो पदार्थ बचा है ना, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव्य होता है, एक बहुत ही विस्कस जो है लिक्विड होता है, उसको बोला जाता है शीरा। क्या बोला जाता है, शीरा, है ना। उस कंपाउंड के अंदर 50% जो है वो शुगर होती है, 50% शुगर, मतलब शक्कर बनाने के बाद भी जो गन्ने का वेस्ट मटेरियल बनता है जिससे गुड़ भी बनाया जाता है ना, गुड़ बनाया जाता है, उसके अंदर कितना % शुगर होता है, 50% शुगर होता है, फाइन। अब क्या किया कि उस शीरे को, उस शुगर कंटेनिंग कंपाउंड को हमने ले लिया, उस शुगर कंटेनिंग कंपाउंड 50% उसके अंदर शुगर है। अब इसको हमने, पहला जो इसका स्टेप है वो होता है डाइल्यूशन, पहला स्टेप है डाइल्यूशन, मतलब कि उसको पतला करना, तनु करना, है ना। तो तनु करने के लिए हम क्या करेंगे, उस शुगर कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर, उस लिक्विड के अंदर हम पानी मिलाएंगे, लिक्विड के अंदर हमने वाटर मिला दिया। अब वाटर कितना मिलाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वाटर कम या ज़्यादा हुआ तो बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और एल्कोहल आपका उस अमाउंट में नहीं बन पाएगा या उस क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वाटर जो है यहाँ पर वाटर जो है 5 से 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये शीरा है ना, तो शीरा अगर यहाँ पर आपने शुगर केन का यूज़ कर रहे हो एल्कोहल बनाने के लिए, उसके लिक्विड का, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10% वाटर हो सकता है, ठीक। बट अगर आप जौ से एल्कोहल बना रहे हो या फिर आप अंगूर से एल्कोहल बना रहे हो, या एक जो हमारा होता है ना महुआ होता है देसी, जिसको हम देसी शराब बनती है, उससे अगर एल्कोहल बना रहे हैं तो उस सब में वाटर की क्वांटिटी % जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पानी मिलाकर उसको थोड़ा सा लिक्विड कर लिया, पहला स्टेप हो गया। शुगर कंटेनिंग सॉल्यूशन को पानी मिलाकर लिक्विड कर लिया, लिक्विड करने के बाद हमने क्या किया, उसको इस टैंक के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमारा टैंक है, इसमें इस तरीके से वॉल्व होता है नीचे की तरह, ये क्लोज है। ऊपर से इसमें, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ अब मैं यहाँ से। तो ऊपर से इस टैंक में हमने क्या किया, ऊपर से इस टैंक में हमने हमारा ये जो सॉल्यूशन है इसको डाल दिया, ठीक है। ये इसका हम इनलेट बना लेते हैं, यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। इसमें क्या क्या है, इसमें शुगर है,
और प्लस वाटर है। शुगर प्लस वाटर मतलब जो गन्ने का जो लास्ट में जूस बचा है उसको हमने इसके अंदर पूरा इस तरीके से डाल दिया। ठीक, अब इसके अंदर हमें जो है दो चीज़ें डालना पड़ेगी, दो केमिकल्स डालने पड़ेंगे। पहला केमिकल होता है अमोनियम फॉस्फेट, है ना, दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट। ये दो चीज़ें हमको इसमें डालनी पड़ेगी, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट। ये दोनों आपको इसमें मिक्स करना पड़ेगा। क्यों? ये दोनों जो होते हैं एज अ फूड वर्क करते हैं, मतलब कि ये फूड होता है किसका? बैक्टीरिया का। जो ईस्ट हम इसमें डालने वाले हैं, जो बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करेगा, जो बैक्टीरिया इसकी शुगर को खा करके अल्कोहल में परिवर्तित करेगा, उस बैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य कौन करेगा? भोजन का कार्य करेगा NH4PO4, मतलब कि अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट। फाइन। फिर इसमें कुछ मात्रा में हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, H2SO4 भी मिलाया जाता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या काम होता है? इस सल्फ्यूरिक अम्ल का काम होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ, अनवांटेड जो बैक्टीरिया है, भाई हम तो चाहते हैं कि केवल ईस्ट जो बैक्टीरिया हम इसमें डालने वाले हैं वही बैक्टीरिया ग्रोथ करे, क्योंकि वही अल्कोहल बनाएगा। अगर अनवांटेड बैक्टीरिया उसके अंदर आ गए तो वो हमारी शुगर को पूरा डाइजेस्ट कर लेंगे और हमें अल्कोहल नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए उसमें अम्ल डाला जाता है, एसिड डाला जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई, शुगर प्लस वाटर प्लस अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और H2SO4। अब इतनी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि रूम टेम्परेचर, है ना, सामान्य तापमान जो कमरे का ताप होता है, रूम टेम्परेचर, उसको मेंटेन किया जाता है। और फिर इसको जो है 2 से 3 दिन के लिए रखकर छोड़ दिया जाता है, ताकि हाँ, इसमें हमने जो मेन प्रोडक्ट है वो तो डाला ही नहीं, 5% इसमें हमको ईस्ट मिलाना पड़ेगा। ईस्ट का मतलब कि बैक्टीरिया मिलाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारा अल्कोहल बनाने का काम यही बैक्टीरिया करेगा, है ना। तो 5% इसमें ईस्ट मिला दिया और ये सारी चीज़ें मिला करके इसको रख दिया और 2 से 3 दिन के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर रखकर छोड़ दिया। ठीक, उसको, उसका जो माउथ होता है उसको कपड़े के थ्रू या कुछ ऐसे फिल्टर्स आते हैं जो इंडस्ट्रियली यूज़ होते हैं, यहाँ पर फिल्टर लगा दिए जाते हैं ताकि एयर का भी जो है लिमिटेड अमाउंट में यहाँ सर्कुलेशन होता रहे, क्योंकि यहाँ तो जो है एनरोबिक रेस्पायरेशन होने वाला है, अवायुवी श्वसन होने वाला है। ठीक, बट उसमें भी कुछ मात्रा में जो है एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से इसको 2 से 3 दिन के बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ। हालांकि उस अल्कोहल में कई सारी अशुद्धियां होती हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम अभी उनको शुद्ध करने वाले हैं। शुगर को हमने क्या किया? ईस्ट की प्रेजेंस में पहले डिकम्पोज किया, तो वो किस में कन्वर्ट हुई? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फिर ग्लूकोज जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाइमेज ने, किसमें? अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अल्कोहल बन गया हमारा, ठीक है, और साथ में क्या बन रही? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हवा के बुलबुले बनते हैं। हमने देखा है कि बेकरी का कोई भी प्रोडक्ट है या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें फर्मेंटेशन होता है, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट हो, चाहे आप घर में कुछ भी बनाते हो, वो पोरस होता है, उसमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं। जैसे ब्रेड होती है, ब्रेड में भी बारीक बारीक होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फर्मेंटेशन के थ्रू उसको बनाया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जब वो बाहर निकलती है तो उस प्रोडक्ट में पोर्स बना देती है, छेद बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो चूंकि ये लिक्विड है, इसलिए गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। फाइन। अब जो ये अल्कोहल हमको मिला है, इस अल्कोहल में कई सारी अशुद्धियाँ होती है ना। इसमें सब ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है, इसका भी जो है वेस्ट मटेरियल है, जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो भी इसी में पड़े हुए हैं, है ना, और भी जो अशुद्धियाँ हैं वो सब इसके अंदर है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इस अल्कोहल को पहले प्योर करना पड़ेगा। और अल्कोहल को प्योर करने के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड है डिस्टिलेशन करना, मतलब कि उसको आस्वित करना। ठीक है, आस्वित करना क्या होता है फिर से बताता हूं मैं। देखो, आसवन का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल को आपने ले लिया एक इस तरीके को, कोई भी कंटेनर में, अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग शेप और साइज के कंटेनर यूज किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं पहले आपको आसवन समझाता हूं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि कोई लिक्विड है ना, मान लो वो इम्प्योरिटी वाला लिक्विड है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो हम क्या करते हैं? उस लिक्विड को गर्म करते हैं, उसकी वेपर बनाते हैं,
अब वेपर जब बनेगी तो इम्प्यूरिटी सारी इसी कंटेनर में रह जाएगी, बॉटम में रह जाएगी, और जो वेपर है वो तो प्योर होती है ना। तो वेपर जैसे हम पानी को भी प्योर करते हैं, तो समुद्र से पानी जब भाप बन के उड़ता है तो नमक नीचे रह जाता है और पानी शुद्ध ऊपर आ जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। बस फिर इसको क्या करते हैं, इसको कंडेंस कर लिया जाता है, इसको ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक ट्यूब होती है, यहाँ पर इसके चारों तरफ पानी का सर्कुलेशन बनाए रखा जाता है, ठीक है। यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है ना। और जब यहाँ से वो लिक्विड की वेपर गुजरती है इस नली से अंदर से, तो वो ठंडी हो जाती है और लिक्विड बन जाती है, और इस तरह से हमें शुद्ध लिक्विड प्राप्त हो जाता है। तो ये आसवन का प्रोसेस है, इसी को डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो अब जो हमारा एल्कोहल बना है, उस एल्कोहल को हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन किस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पर एक इस शेप का जो है कंटेनर होता है ना, और इसमें ऊपर की तरफ से उस लिक्विड को, मतलब कि एल्कोहल को गिराया जाता है, उसका स्प्रे किया जाता है ना, इस तरीके से बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ये ऊपर से जो है वो एल्कोहल नीचे गिर रहा है, बारिश हो रही है एल्कोहल की, आप ऐसा समझ सकते हो उस कंटेनर के अंदर। अब ये कंटेनर कोई छोटा मोटा कंटेनर नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको बनाया जा रहा है, तो इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, 5-10 फीट 15-20 फीट के ऊंचाई वाले ये होते हैं। तो ऊपर से एल्कोहल गिर रहा है और नीचे से हम क्या करते हैं, गर्म हॉट वेपर, वाटर वेपर को फ्लो करते हैं, है ना। वाटर वेपर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, अबव 100 डिग्री, 100 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, 1-2 डिग्री। और ऊपर से जो एल्कोहल आ रहा है, उस एल्कोहल से जब ये वेपर टकराती है, ठीक है, तो वो जो एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर तो ऊपर जाकर कंडेंस हो जाता है, और एल्कोहल की जो वेपर है उसको सेपरेट करके और उसको लिक्विड एल्कोहल में जो है बना लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, एल्कोहल का डिस्टिलेशन करना है, मतलब कि एल्कोहल को पहले एल्कोहल को वेपर में कन्वर्ट करना है ताकि उसकी सारी इंप्योरिटीज़ वहीं रह जाए, और उस वेपर को वापस कंडेंस करना है, ठंडा करना है, जिससे हमें पुनः एल्कोहल का द्रव प्राप्त हो जाता है। अब ये जो एल्कोहल बना है, सॉरी ये एल्कोहल है ना, C2H5OH, ये एल्कोहल है। इस एल्कोहल में 90% तक ये शुद्ध होता है, या यूँ कहें कि 90 से 93 या 95% तक भी ये शुद्ध होता है, प्योर होता है, ठीक। अब इसको अगर और प्योर बनाना है, अभी भी इसके अंदर 2-3 इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, जैसे कि एल्डिहाइड रह जाता है इसके अंदर, एल्डिहाइड की इम्प्योरिटी है ना, फिर इसके अंदर कीटोन की इम्प्योरिटी रह जाती है, फाइन। तो इन दोनों को भी जो है इसके अंदर से अगर हटाना होता है, तो फिर उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ये सिंपल डिस्टिलेशन था, अगला जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी यही प्रोसेस होती है, बट उसमें अब देखो उसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट है, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, और जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट है। तो उन तीनों के जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, उनके आधार पर उनको अलग कर लिया जाता है। कौन से प्रोसेस में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी आप देखोगे कि इस तरीके का एक टावर होता है ना, और नीचे ये जो तीनों का मिक्सचर है, ये जो हमारा एल्कोहल और इन तीनों का जो मिक्सचर है, क्या क्या चीज़ें हैं, एल्कोहल प्लस कीटोन प्लस एल्डिहाइड, है ना, ये तीनों का मिक्सचर है। अब हमको कीटोन और एल्डिहाइड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एल्कोहल। अब इन तीनों को हम मिक्स करके क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। तो मान लो, ठीक है, सबसे पहले एल्कोहल का जो हम कहें बॉइलिंग पॉइंट है, या जिस पर वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वो 68 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, और इन दोनों का उससे ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू करोगे मिक्सचर को, तो क्या होगा, सबसे पहले एल्कोहल की वेपर बन के अलग हो जाएगी, और ये दोनों लिक्विड वहीं पर रह जाएंगे। और अगर मान लो उसमें ऐसे लिक्विड हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम है, तो पहले उन दोनों लिक्विड की वेपर निकल जाएगी और एल्कोहल वहीं रह जाएगा। तो दोनों ही केस में एल्कोहल जो है शुद्ध हो जाएगा और आपको ड्रिंकिंग एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हुई एल्कोहल की बात। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा आज का, देखो अब एल्कोहल के यूज़ की अगर बात करें तो ड्रिंकिंग एल्कोहल तो है ही, साथ ही में एल्कोहल जो है यहाँ पर कई तरीके की मेडिसिन्स बनाने में यूज़ किया जाता है ना, कई तरीके के दूसरे प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। और एक और टर्म इसमें आता है, उसको बोला जाता है प्रूफ एल्कोहल, है ना। 2-3 तरह के एल्कोहल है, वो मैं बता देता हूँ। प्रूफ या प्योर एल्कोहल, इस प्रूफ या प्योर एल्कोहल में जो है 100% एल्कोहल होता है, मतलब इसमें कोई पानी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध एल्कोहल इसमें होता है। इसे प्रूफ एल्कोहल या प्योर एल्कोहल कहा जाता है।
दूसरा जो हम यूज करते हैं वो होता है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल, इसे पावर पेट्रोल भी कहते हैं, है ना। हमने पेट्रोल पंप में देखा होगा पावर पेट्रोल मिलता है और एक तरफ सिंपल पेट्रोल मिलता है। तो पावर पेट्रोल वो एक्चुअल में उसको पावर एल्कोहल भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें 80% के आसपास पेट्रोल होता है, फिर 19-20% या आप यूँ कह सकते हो कि 19.5% जो है वो एल्कोहल होता है, और 0.4 या 5% जो है इसमें बेंजीन होता है। मतलब बेंजीन का बहुत ही कम अमाउंट होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर के पेट्रोल में अल्कोहल मिलाया जाता है और साथ ही में कुछ अमाउंट में बेंजीन भी मिलाया जाता है, और इन पूरे का जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोला जाता है, पावर अल्कोहल या पावर पेट्रोल। ठीक, ये हो गई बात। अब चलो, अब हम आते हैं, हमारा अगला जो प्रोडक्ट था आज का वो था एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर। जो चाइनीज हम खाते हैं, चाइनीज फूड, उसमें हम एसिटिक एसिड विनेगर का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, खटाई के लिए, खट्टेपन के लिए विनेगर का यूज हम करते हैं। तो विनेगर या एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। फाइन, चलिए अब एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होती है, उसको बोला जाता है शीघ्र सिरका विधि। कौन सी विधि है, शीघ्र सिरका विधि, मतलब कि क्विक विनेगर प्रोसेस। क्विक विनेगर प्रोसेस, इसमें जो है सिरका या विनेगर जो है वो जल्दी से बना लिया जाता है। अब जल्दी का मतलब यहाँ पर भी कम से कम 6-7 दिन लगते बनाने में, बट दूसरी मेथड्स के कंपैरिजन में इसमें बहुत कम टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ये हो गई शीघ्र सिरका विधि। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें लकड़ी का एक बहुत बड़ा बकेट होता है, बाल्टी जैसा एक स्ट्रक्चर है, उसमें ऊपर की तरफ एक पटिया लगा हुआ है लकड़ी का, नीचे की तरफ एक जो है लकड़ी का तख्ता या पटिया या आप कुछ भी बोल सकते हो लगा हुआ है। ठीक, उस पटिये में, उस तख्ते में बारीक बारीक छेद हैं, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे की तरफ भी होल्स हैं, पोर्स हैं, इस तरीके से। फाइन, अब क्या है, ये जो पूरा लकड़ी का बकेट है इसकी दीवारों पर भी बड़े बड़े होल्स हैं ताकि एयर जो है अंदर आसानी से आ जा सके। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा लकड़ी का बाल्टी है, ऊपर की तरफ एक लकड़ी का पूरा सर्कुलर गोल जैसा ढक्कन होता है उस तरीके का पटिया लगा हुआ है, नीचे की तरफ भी उसी तरह का पटिया लगा हुआ है, और दोनों पट्टियों में, दोनों में क्या है, बारीक बारीक पोर्स हैं, बारीक बारीक होल्स हैं। इस पूरी बाल्टी में उसकी दीवारों में, बगल की साइड में भी जो है छोटे होल्स हैं ताकि यहाँ पर आसानी से जो है हवा का प्रवेश हो सके, ताकि अंदर जो है एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आसानी से हो सके। ठीक, अब देखो जरा इसमें क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले हम क्या क्या यूज करते हैं। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल का यूज किया जाता है। एल्कोहल का 10 से 12% सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब कि आपने उसके अंदर 88 से 90% जो है पानी लिया, 88 से 90% पानी वाटर, और 10 से 12% जो है उसके अंदर एल्कोहल लिया जाता है। ठीक है, तो इससे हम जो है अब एसिटिक एसिड बनाएंगे, एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाएंगे। हमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन 10 से 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15% लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप परसेंटेज लेंगे एल्कोहल का तो यहाँ पर फिर जो बैक्टीरिया जिसको हम एसिटिक एसिड बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो जो है नष्ट हो जाएगा और आपका जो एसिटिक एसिड है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। कितने परसेंट एल्कोहल लेना है, 10 से 12%। बाकी का उसमें क्या होता है, पानी होता है। ठीक, अब दूसरी चीज जो इसमें यूज की जाती है वो होती है लकड़ी का बुरादा, या लकड़ी की जिसको हम बोलते हैं ना छिलन होती है, जो है ना लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका यूज किया जाता है। अब उनको क्या किया जाता है, उनको पहले से बने हुए एसिटिक एसिड में डुबोया जाता है। जो पुराना रखा हुआ एसिटिक एसिड है जिसकी जो एजिंग की जाती है, मतलब कि उसको बनाकर रखकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसमें एक बैक्टीरिया ग्रोथ करता है जिसको बोला जाता है माइकोडर्मा एसिटी। इसका नाम हमको याद रखना है। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा एसिटी कहाँ पर मिलेगा, ओल्ड विनेगर में। ठीक है, जो पुराना बना हुआ विनेगर है उसके अंदर मिलेगा, पुराना बना हुआ एसिटिक एसिड के अंदर मिलता है। तो एसिटिक एसिड के अंदर ओल्ड विनेगर में माइकोडर्मा एसिटी है। उस विनेगर के अंदर हम लकड़ी के बुरादे को डुबोते हैं और उसमें डूबा हुआ जो बुरादा है, जो गीला बुरादा है, उसको इस बाल्टी के अंदर पूरा भर देते हैं।
है ना। इस बाल्टी के अंदर भर दिया और ऊपर से फिर ये पटिया लगा दिया, ऊपर से जो इसका तख्ता है, जो प्लेट है लकड़ी की, उसको फिक्स कर दिया। नीचे वाली प्लेट लगी रहेगी पहले से, उसके अंदर हमने लकड़ी का बुरादा भर दिया। उस बुरादे में हमने क्या क्या डाला है, उस बुरादे में हमने पुराना विनेगर डाला है, जो कि कैसा है, जिसके अंदर माइकोडर्मा एसिटी नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके अंदर हमने उसको डाल दिया। अब देखो ऊपर से हमने प्लेट लगा दी लकड़ी वाली। अब हमने जो ये एल्कोहल का 10 से 12% सॉल्यूशन लिया है, इसको ऊपर से हम डालना शुरू करते हैं, है ना। ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर इसमें होल्स है और यहाँ से जो हमारा एल्कोहल है वो नीचे जा रहा है और फिर इन बारीक बारीक छेदों से होता हुआ बारिश की बूंदों की तरह नीचे उस लकड़ी के बुरादे में रिसने लगता है ना। यहाँ से वो, यहाँ पूरा हमारा जो है वुड स्क्रैप है, मतलब कि लकड़ी की छिलन या बुरादा है, और उसमें अब एल्कोहल जो है हमारा धीरे धीरे जो है रिस रहा है और ऊपर से गिर रहा है। और जब वो एल्कोहल इस पूरे लकड़ी के बुरादे को पार कर रहा होता है उस समय, और साथ में हवा भी आ रही है, तो रिएक्शन क्या हो रही है कि उस एल्कोहल के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, किसकी उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम या बैक्टीरिया की उपस्थिति में ऑक्सीजन ने एल्कोहल को किस में बदल दिया, ऑक्सीजन ने एल्कोहल को बदल दिया एसिटिक एसिड में, मतलब कि विनेगर में। ठीक, छोटी सी रिएक्शन है बस इसमें। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस। ठीक, इतना ही हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया। तो अब जैसे ही एल्कोहल जब नीचे गिरता है यहाँ पर, ये पूरी लकड़ी को पार करने के बाद, है ना, तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से एक वॉल्व है, ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये जो एल्कोहल बना है, ये इसको वापस फिर से डाला जाता है ऊपर से। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है बार बार, ताकि हमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाए। जैसे कि हम तो डाल रहे हैं 10 से 12% एल्कोहल, उसमें 80% तो पानी है ना, तो हम उसको उसी एल्कोहल को फिर से डालते हैं। ऐसा 6-7 बार किया जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से एल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और फाइनली जो है हमें जो है 90 से 95% का एल्कोहल मिल जाता है। ठीक, और इस पूरे प्रोसेस में 6 से 7 दिन का समय लगता है और क्विक विनेगर प्रोसेस इसको बोला जाता है, क्योंकि अन्य विधियों की तुलना में ये 6 से 7 दिन जो है ये बहुत ही कम समय है ना। और इसी वजह से इसको विनेगर को आसानी से हम बना सकते हैं और इसको रखकर छोड़ दिया जाता है, ये अपना काम करता रहता है। जब ये टैंक पूरा भर जाता है तो इसको उठाकर फिर से आपको ऊपर डालना है, फिर वो धीरे धीरे वापस से रिएक्शन होगी, फिर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस को 6-7 बार करोगे तो फाइनली हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए उस एल्कोहल का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे उस एसिड का कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है क्विक विनेगर प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ज़्यादातर इस एंजाइम का नाम पूछा जाता है कि पुराने विनेगर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम होता है। अच्छा, इसमें भी हमको वो दोनों कंपाउंड डालने पड़ेंगे, कौन से, अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों डालने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये भी बैक्टीरिया का फूड है, बैक्टीरिया का भोजन है और बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ करेगा इनकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये भी डालना है। साथ में आपको माइकोडर्मा एसिटी तो पहले से ही होता है, तो इस तरीके से आपको जो है फाइनली विनेगर जो है मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, सावधानी क्या रखना है, वो भी सुन लो कि एल्कोहल का परसेंटेज 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 15 से ज़्यादा हुआ तो वो इस बैक्टीरिया को मार देगा, है ना, और फिर हमारा को जो है एसिटिक एसिड मिल नहीं पाएगा। ठीक, दूसरा इसमें जो आपको प्रिकॉशन रखना है वो क्या रखना है कि एयर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल रखना है। अगर एयर आपने ज़्यादा फ्लो कर दी, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर चली गई, तो एसिड की जगह क्या बन जाएगा, एसिड की जगह एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो हमें उस प्रोसेस को कंट्रोल में रखना है। ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल रखेंगे तो ही हमको एसिड मिलेगा, अदरवाइज हमें दूसरे प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। फाइन, तो ये है। फिर इसका यूज़ की अगर बात करें तो विनेगर एसिटिक एसिड के कई सारे यूज़ हैं, है ना। आप कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कुछ मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, खाने पीने की चीज़ें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इस तरीके से इसका उपयोग जो है वर्सेटाइल होता है, कई प्रकार की चीज़ों में किया जाता है। ठीक, ये हो गया।